इब्ने इंशा का सफरनामा। चलते हो तो चीन को चलिए। तहरीर इब्ने इंशा, आवाज आरिफ बाहलीम। हाल सुरंगों की लड़ाई का। चीनियों की खास इख्तिराओं में एक चीज अंडरग्राउंड या जेर जमीन लड़ाई है। वही हरबा जिसे अब जुनूबी वियतनाम में गोरीले इस्तेमाल कर रहे हैं, शुमाली वियतनाम में भी करते होंगे या करेंगे। अंडरग्राउंड का लफ्ज इस्तिलाहन किन मानों में इस्तेमाल होता है सब जानते हैं। जो लोग खुलेआम कोई सियासी काम न कर सकें वो चोरी छुपे करते हैं। ये चोरी छुपे काम ख्वाह वो किसी मीनार की चोटी पर ही चढ़कर क्यों न करें, अंडरग्राउंड ही कहलाएगा। क़याम पाकिस्तान के कोई 2 साल बाद की बात है कि रूस से एक वफ्द लाहौर आया जिसमें ताजिकिस्तानी अदीब तरसून ज़ादा भी थे। उन दिनों सज्जाद ज़हीर पाकिस्तान में हुआ करते थे लेकिन कहीं छुपे हुए थे। तरसून ज़ादा ने, जो उनके नाम से वाकिफ थे, एक महफिल में पूछा कि सैयद सज्जाद ज़हीर कुजास्त। फारसी और ताजिकी अपनी असल से एक ही ज़बान है, लिहाजा एक फारसीदान पाकिस्तानी ने कहा ऊ ज़ेर ज़मीन अस्त। तरसून ज़ादा और उनके साथियों ने थूथा सा मुंह बना लिया और कहा अच्छा, हमें खबर ही नहीं हुई, क्या बीमारी हुई थी उन्हें। अब ये पाकिस्तानी साहब घबराए कि तरसून ज़ादा को कैसे समझाएं कि ज़ेर ज़मीन होने और मदफून होने में फ़र्क है। ये तो अभी फारसी अल्फाज ढूंढ ही रहे थे, लेकिन तरसून ज़ादा उनके इस्तराब से बात को पा गए और बोले फहमीदम वो रूपोश अस्त, यानी मैं समझ गया वो रूपोश हैं। हाल सुरंगों की लड़ाई का। लेकिन ये लड़ाई जिसका जिक्र है वाकई ज़मीन के नीचे से लड़ी जाती है। इसे सुरंगों की लड़ाई भी कहते हैं। आगाज़ इस लड़ाई का जापानियों के खिलाफ जंग के दिनों में हुआ था। जापानी किसी गांव में आते तो घर वाले नीचे तहखाने में चले जाते। करीब करीब हर घर वाले ने एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग खोद रखी थी जिसका मुंह ढांप दिया जाता और सारी रसद लेकर अफराद ख़ानदान उसमें सिमट बैठते। जापानियों को पता चला तो वो आकर उनको खदेड़ निकालते। इससे बचने के लिए हर घर के तहखाने या सुरंग को पड़ोस की सुरंग से मिला दिया गया और यूं सुरंगों ही सुरंगों में एक गांव के इस सिरे से दूसरे हिस्से को चले जाइए। कुछ दिन ये हुआ, लेकिन अब जापानी आकर पूरे गांव का मुहासरा कर लेते। इसका इलाज उन बाहिम्मत लोगों ने यह निकाला कि एक गांव से दूसरे गांव तक सुरंग ले गए और यूं पूरे इलाके या जिले में सुरंगों का जाल फैल गया। जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। लड़ाई में दोनों तरफ से यही होता है, ये डाल डाल वो पात पात, वो डाल डाल ये पात पात। अब जापानी ये करने लगे कि 2 गांव के दरमियान एक आड़ी सुरंग खोदते जो चीनियों की सुरंग को काट देती। पीकिंग और हांगू के दरमियान बतियान में तो एक बार जापानियों ने एक सुरंग को 2 जगह से काट दिया। दोनों जगहों के दरमियान आधे मील का टुकड़ा बिल्कुल महसूर हो गया। उसमें उन्होंने जहरीली गैस छोड़ दी और 800 देहाती मारे गए। अब गांव वालों ने मिसकॉट की कि इसका क्या उपाय किया जाए। पहली बात तो ये कि सुरंगें सीधी निकालना छोड़ दें। टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा के लाते थे। फिर एक सुरंग के साथ साथ थोड़े फासले पर दूसरी सुरंग जाती थी। एक में गैस आई या कोई और खतरा पैदा हुआ तो दूसरी में चले गए और दरमियानी रास्ता बंद कर दिया। एक सुरंग जमीन से 10 फुट नीचे है तो दूसरी 20 या 30 फुट नीचे बना ली। होते होते गैस के दफिये के लिए दूसरी तदबीरें भी निकाल ली गईं। मालूम हुआ कि लहसुन और ठंडे पानी का महलूल इसके असरात को ज़ायल कर देता है। ज्यादा शिद्दत होती तो ज़ेरे ज़मीन अस्पताल भी मौजूद थे। जापानी गांव में जाते तो आदम न आदमजाद, गल्ला न मवेशी। हाँ, पांव इधर से उधर पड़ गया या किसी ताकचे में हाथ डाला तो फौरन बम फटा और परखचे उड़ गए। उन सुरंगों में जा बजा ऐसे रोशनदान और सुराख रहते थे जो बाहर से नजर न आते थे। हाँ, अंदर वाले खाली आंख से या दूरबीन से दूर दूर की खबर रखते। बाहर बारूदी सुरंगें बिछी रहती थीं जो अंदर से एक रस्सी खींचने से फट जाती। जूं ही कोई जापानी दस्ता उन सुरंगों के फंदे में आया, बस रस्सी को एक झटका दिया और सबका झटका कर डाला। इन बारूदी सुरंगों का सुनिए, ये लोग खस खाना और बर्फाब कहाँ से लाते? बस देसी होती थीं। कोई केतली, कोई बंधना, कोई बोतल हाथ आ गई, उसमें बारूद और किरचियां भरी और बस ठीक है। कोई कनस्तर मिल गया तो वाह वाह, बड़ी सुरंग बन गई। जहां इनकी भी किल्लत हुई वहां पत्थरों को खोखला करके बम बना लिया गया। पत्थरों को खोखला करना कोई आसान काम नहीं, करके तो देखिए। लेकिन बस ये करते थे और मुंह में लकड़ी का डाट लगाकर सड़क के किनारे डाल दिया। अब सड़क पर सैकड़ों पत्थर पड़े हैं,
किस किस से बचें। जापानी फौजी खरबूजों और तरबूजों के खेतों में भी बहुत लूट मचाया करते थे। अब उससे भी हाथ खींचा, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि किसी तरबूज पर हाथ डाला और उसके अंदर छुपी हुई सुरंग भग से फटी। अब वो खेतों में से भूखे गुजर जाते थे। भूख का ख्याल करें या जान का, तरह तरह की सुरंगें थीं और किस्म किस्म के बम। और लुत्फ यह है कि किसी कारखाने के बने हुए नहीं थे। देहात में पटाखे बनाने वाले आतिशबाज उन्हें बनाते थे, बल्कि फिर तो सब बनाने लगे। पत्थर की सुरंगों में एक बड़ा कमाल यह था कि जापानियों के सुरंगें दरियाफ्त करने वाले बेहतरीन आलात भी बेकार हो जाते थे। जापानी खुद उन सुरंगों में कदम धरते डरते थे। जा बजा बम छुपे हुए हैं और फिर जा बजा सुरंग के फर्श में गड्ढा खोद कर उसे घास फूस से पाट रखा है। अंदर बांस की नुकीली खपचियां गड़ी हैं, जो गिरा वहीं छिद कर रह गया। या फिर किसी मोड़ पर कोई कौलकी सी बनी है जो किसी तौर नजर नहीं आती। उसमें एक देहाती गंडासा लिए खड़ा है। एक वार किया और भुट्टा सा सर उड़ा दिया। सुरंगों की बगल में हुजरे भी बने थे। अगर कोई जमीयत किसी हुजरे में चली गई तो यकलख्त खटका गिरता था और सब अंदर बंद। उस हिसार में या तो किसी ने बाहर से कोई बम उछाल दिया या किसी बारूदी सुरंग की रस्सी खींच दी। किस्सा मुख्तसर, जिंदा कोई ना निकलता था। जापानी बहुत जिच हो गए तो यूं करने लगे कि किसी चीनी देहाती को जो उनकी कैद में होता था आगे आगे रखते, लेकिन रस्सी हमेशा ऐसे मौके पर खींची जाती जब वो गुजर चुकता। छुपे हुए लोगों को कदमों की चाप ही से अंदाजा हो जाता कि कौन है। अगर नंगे पांव है या बांध के सैंडल पहने हैं तो कोई चीनी है। चमड़े के बूट की भारी धमक मौत का परवाना थी। एक बार की सुनिए। जापानी एक गांव में गए, खेत खलियान सब छान मारे, ना कोई आदमी ना कोई दाना अनाज का हाथ आया, लेकिन सुरंग का रास्ता दरियाफ्त हो गया। एक सुअर शामत का मारा मिल गया। उसकी दुम से उन्होंने जहरीली गैस का कनस्तर बांधा और पीठ पर मट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। वो चिंघाड़ता हुआ सुरंग में घुस गया। अब तरकीब नंबर 14 इस्तेमाल करने का वक्त था। फर्श में एक बड़ा सा गड्ढा पानी से भरा था, उसका तख्ता उठा दिया गया। सुअर कैर फना में गर्क हुआ और गैस बेकार हो गई। लेकिन ये सारी तरकीबें तब इजाद होती जब बेअमा दुश्मन के हाथों कितनी ही जानों का नुकसान हो चुकता। जापानी देहातियों को हिरासा करने के लिए और ये जताने के लिए कि उनकी भारी कुव्वत मौजूद है, तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते थे। उन्होंने जा बजा दमदमे बना रखे थे। सिपाहियों से भरा हुआ ट्रक आता और दमदमे में खाली होकर चला जाता। असल में आदमी 4-6 ही होते थे, बाकी सब रबड़ के डमी सिपाही होते। दमदमे में उनकी हवा निकाल ली जाती और वो पिचक जाते। ये भेद भी जल्द ही खुल गया। एक गांव में जबकि सभी लोग जेरे जमीन जा चुके थे, उन्होंने ग्रामोफोन पर एक रिकॉर्ड लगा दिया जिसमें ट्रकों की घिर बंद होती थी। यूं लगता था कि 10 ट्रक आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं। गांव वाले 2 दिन तो दुबके बैठे रहे कि बाहर निकलने में जां का ज़िया है। इसके बाद किसी सियाने ने गौर किया और कहा कि आवाज तो इतनी है लेकिन धमक नहीं आती। बाहर निकल के देखा कि 2-3 जापानी हैं या ग्रामोफोन है। जापानियों को तो उन्होंने काबू किया और ग्रामोफोन पर नूरजहां के नगमों के रिकॉर्ड लगाकर जश्न मनाया। चीनियों के लड़ने के तरीके अब तो मुमकिन है किसी किताब में हों, लेकिन बस दहकानियों की इजाद थे। होता ये कि कुछ चीनियों ने जापानियों के कैंप पर छापा मारा और उन्होंने झल्ला कर उनका ताक़ुब शुरू कर दिया। जहां रास्ते में कोई बस्ती आती 2-4 सटक के रह गए। 5-6 ने अगले गांव में किनारा किया। देहाती बराबर तरह दिए जाते कि इधर को गए हैं, जाने ना पाए। तीसरे गांव के बाहर निकलकर जापानी आंखें मल मल कर देखते कि जमीन खा गई या आसमान निगल गया। उल्टे पांव लौटते तो ये मारने को चौकस। कोई किसी दरख्त पर टंगा है, कोई छत की मुंडेर से निशाना लिए बैठा है। बस कोई किस्मत वाला ही जान सलामत लेकर जाता था। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि सुरंगों का ये जाल अपनी आंखों से देखते, लेकिन पीकिंग और शिंघाई के नवाहात में कोई ऐसी जगह न थी। और फिर ये जापानियों से लड़ाई के जमाने की बात है, 20 बरस से ऊपर हो गए। सुना है शुमाली चीन के सूबा हुपी में जो इस किस्म की जंग का गढ़ था, कुछ आसार अब भी बाकी हैं। एक फिल्म अलबत्ता सुरंगों की लड़ाई के मुतालिक हमने देखी और वाकई देखने की चीज है। माफर चीनी इनकलाब के म्यूजियम में उन्होंने मॉडल बना रखे हैं। यहीं वो पत्थरों की सुरंगें नजर आईं और लकड़ी की तोपें भी। इतना असलहा या असलहे के लिए धातें कहां से लाते? चीनी तो बस किसी मजबूत सी लकड़ी का लट्ठा लेते और उसमें आर पार सुराख कर लेते। ये तोप की नाल बन गई। ज्यादा मजबूती के लिए कि कहीं फट न जाए, ऊपर से लोहे या तांबे के तारों से जकड़ दिया। बात यह है कि असल चीज असलहा नहीं होता, असलहे के पीछे वाला आदमी होता है।